होता क्या है कि जब परचेजिंग पावर करेंसी की नीचे जा रही है, 100 रुपए की चीज है। मतलब मैंने वो 1 लाख रुपए वाले एग्जांपल पे आता हूँ कि 1 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया आज के दौर में, तो हुँ। आपको ये लगता है कि ये 1 लाख रुपए तो मेरा 1 लाख रुपए ही रहेगा। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को, आप गांव दराज में चले जाइए, कैश में रखते हैं पैसे को या सेविंग अकाउंट में रखते हैं। अगर वो मार्केट्स में लगा रहे होते तो स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में नंबर दिख रहे होते कि कितने लोग, 140 करोड़ की जनता है हमारी, और उसमें से कितने अडल्ट्स हैं वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में दिखते नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आज भी काफी लोग कैश के अंदर अपनी सेविंग्स को रखते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि जब उनको जाके बोलो महंगाई की दर, इन्फ्लेशन, उनको इन कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। तो जब हमारे परचेजिंग पावर पैसे की कम हो रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार बहुत हम्बल और सटल तरीके से बोल देती है कि इन्वेस्ट करो। जैसे कि वो इस तरीके के कैंपेन्स लाती है, म्यूचुअल फंड सही है, स्टॉक मार्केट हमारी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, अ, और एफडी जैसे, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स बताती है जनता को, और जनता को कहती है भाई इनमें इन्वेस्ट करो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई अगर इन्फ्लेशन 7% है, मतलब तुम्हारे पैसे की वैल्यू हर साल अगर 7% से डाउन जा रही है, घबराने की बात नहीं है। तुम स्टॉक मार्केट में आओ, वहां पे ग्रोथ ले लो। तुम गोल्ड में, गोल्ड तो कहती नहीं है बाय द वे, हाँ ये भी सवाल पूछेंगे, वो कहती है कि एफडी करा लो, 4-5% वहां से दे दूंगे, पीपीएफ कर लो, पेंशन फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब पूरा एक शादी के अंदर जैसे बफे लगा होता है, आज एक नॉर्मल इंसान के सामने एक बफे लगा दिया है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का, जिसमें दाल मखनी से लेके शाही टुकड़े से लेके रस मलाई से लेके हर चीज आदमी के सामने रख दी, और आदमी अब खड़ा हुआ सोच रहा है खाऊं तो खाऊं क्या। तो एक नॉर्मल आदमी को अपने, आज अगर परचेजिंग पावर को रिटेन करना है तो उसके पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि हर ऑप्शन अच्छा है, और हर ऑप्शन जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इनमें अलग अलग ऑप्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स को हम इवेल्युएट करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि अच्छाई तो सब बात करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है। लेट्स स्टार्ट विद जो सबसे फेवरेट है लोगों की, वो है हमारे हिंदुस्तान में रियल एस्टेट, लैंड या प्रॉपर्टी। फिर हम बात करेंगे गोल्ड की, और फिर हम बात करेंगे एफडी की, और फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स की, कि इसमें इश्यूज क्या है, इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इश्यूज क्या देखिए, ये बहुत खूबसूरत सवाल है और है। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसके जवाब को। देखिए, रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, एफडी हो, ये अपने आप में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये किस इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी ओवरऑल सब लोगों के लिए ग्रो कर रही है, ना केवल कुछ ऊपर के 5% लोगों के लिए, तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। जैसे रियल एस्टेट अगर सिर्फ टॉप 5% ऑफ पॉपुलेशन खरीद रही है और 95% की पहुंच से रियल एस्टेट गायब होता जा रहा है, तो रियल एस्टेट के अंदर जो भी रिटर्न मिल रहा है, चाहे आपको 10% मिल रहा है या 15% मिल रहा है या 20% मिल रहा है, वो सिर्फ टॉप 5% को मिल रहा है। ठीक। अब वो जो रिटर्न है, वो अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद आके डाउन आएगा, क्योंकि जब 95% खरीद ही नहीं रहे और 5% नहीं खरीद रहे हैं, तो एक पॉइंट पर उनको जितने घर खरीदने हैं वो खरीद के उनकी इनकम वहां ऑप्टिमम पहुंच जाएगी, बुढ़ापे आ जाएगा, बच्चों के लिए घर खरीद ले,
कारें खरीद ली। तो ऐसे समय आके इकोनॉमी के शेप्ड मॉडल में चली जाती है, यानी कि अमीर ग्रोथ होती है और गरीब की डाउन ग्रोथ होती है। तो अब इस पॉइंट पर जब मामला आता है, तो वहां पर किसी भी एसेट से आप ज्यादा रिटर्न की ओवर अ लॉन्ग टाइम उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे जिसने 2005 में रियल एस्टेट खरीदा था, उसने हो सकता है कि हर साल 15 से 20% का ग्रोथ रेट लिया हो, पर जिसने 2024 में या 23 में प्रॉपर्टी खरीदी, उसका हर साल का कंपाउंड ग्रोथ रेट हो सकता है 3 से 4% हो या उससे भी कम हो। तो कितना फर्क है? 15 से 20 और 3 से 4। तो इसलिए अगर इकोनॉमी के अंदर सारी जनता की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कोई भी एसेट ले लो, उसकी एक पॉइंट के बाद ग्रोथ स्लो होती है और उसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट एक पॉइंट तक बढ़ता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अगर घर बनते जाएं तो खरीदार भी तो चाहिए। हिंदुस्तान में आपकी जानकारी के लिए 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख ऐसे घर हैं जो अनऑक्युपाइड हैं, यानी कि यहां पर ना किराएदार रहता है, ना वो घर किसी को बेचे गए हैं, मकान मालिक भी वहां नहीं रहता है। ये वो घर हैं जो पूना, हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे के जो बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट खाली पड़े हैं ना, ये वो घर हैं। ये मनी लॉक्ड हो गई। अब अगर इसका बायर नहीं है, तो ये रियल एस्टेट आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा कि नेगेटिव रिटर्न देगा? अगर पिछले 20 साल आपको रियल एस्टेट में रिटर्न आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले 20 साल भी आएगा। तो नंबर 1, रियल एस्टेट अब खतरे की घंटी है। राइट। अब म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, देखिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों को इकट्ठा लेते हैं। इक्विटी। हाँ, इक्विटी को इकट्ठा लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी इक्विटी में ही जाता है हाँ घूम फिर के। हाँ। देखिए, इक्विटी के अंदर हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट रिटर्न मिलता रहा है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात रही है। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंडिया और अमेरिका को आपस में कंपेयर करें, तो वहां की 60% पॉपुलेशन का थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर है। 60% पॉपुलेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 5% भी नहीं स्टॉक मार्केट एक्सपोजर है। नहीं है। आपको सुनकर हैरानी की, असल में अगर टोटल डीमैट अकाउंट की गिनती की जाए, तो वो लगभग 3-4% भी बहुत मुश्किल से बनती है। विच मीन्स कि कितने परसेंट लोग हैं हिंदुस्तान में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ 3-4%। तो इसका मतलब है कि बेस आपका बहुत ही नैरो है। नैरो बेस के ऊपर आप कितनी इमारतें खड़ी करते जाएंगे? 5 मंजिलें, 10 मंजिलें, पर एक पॉइंट के बाद जितनी ऊपर मंजिलें खड़ती, नीचे का फाउंडेशन हिलता जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट बताता हूं। जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जिसको स्टॉक मार्केट में जिनके शेयर्स बिकते हैं और खरीदे जाते हैं, इन सबका एक मार्केट कैप होता है, टोटल मार्केट कैप। ये मार्केट कैप आपके जीडीपी का मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो देश की ना। अगर देश का जीडीपी 100% है और उसमें से 80% पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान में ये मार्केट कैप जीडीपी का 140% है। ओ 140%, विच मीन्स कि हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है बाय 60%। फेयर वैल्यू 80% तक होनी चाहिए, ये है 60% अबव 80%। इसका क्या मतलब है? एक झटका लगा
तो ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही क्रैश कर जाएगी। जैसा कोविड के टाइम हुआ था। कोविड के टाइम 60,000 से स्टॉक मार्केट क्रैश करके 26,000 पर आ गई थी। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एसेट का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कर रहे हैं, तो उसके आसपास के जो फैक्टर्स हैं, उनको देखना भूलिए मत। रियल एस्टेट में अगर प्रॉब्लम है लो बेस की और ओवर प्रोडक्शन की, तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम है लो बेस की और लो परचेजिंग पावर की। अब इसके बाद आते हैं हम इंश्योरेंस और जो पेंशन फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं सरकार के। देखिए, मान लीजिए आप बैंक में गए एफडी करवा देते हैं, या आप अपने ग्रेच्युटी के पैसे या पेंशन फंड में आप पैसे जमा करा देते हैं। तो आप क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपको सरकार से एक डिफाइंड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या बैंक से आपको डिफाइंड इंटरेस्ट मिलेगा, या एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपको डिफाइंड बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट मिल रहा है 6% और इन्फ्लेशन है 8%, तो आपके 2% हाथ से जा रहे हैं। ओके? अब इमेजिन करिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की कहानी, जहां पर लोगों ने अपने पैसे जमा कराए थे और एक दिन बैंक ने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा पड़ा फ्रीज हो गया, क्योंकि एक बड़े बंदे ने पैसा निकाला और उसके बाद पैसा उधार लेके खा गया, वापस ही नहीं किया। तो बैंक के पास अगर पैसा नहीं है तो आपके बैंक खाते सील हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं हिल रहा है, तो वो जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है या एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, वो कब तक दे पाएगा? इसलिए आज की तारीख में जनता का जो पैसा प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है या इंश्योरेंस में जा रहा है, इस पैसे की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये फिएट करेंसी के अंदर ही जाएगा और फिएट करेंसी के अंदर ही वापस आएगा। रुपी में ही जाएगा और रुपी में ही आएगा। अगर रुपी में इन्फ्लेशन है, रुपी में परचेजिंग पावर का लॉस है, तो इन सभी एसेट क्लासेस में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें लॉस होगा आपको। इसीलिए जनता क्या करती है कि वो फिएट करेंसी के अलावा उन एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, जिसमें गोल्ड, बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो एसेट्स आ जाते हैं। हुँ। बहुत क्लैरिटी मिली ये बात सुन के। और क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लिसनर हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, कौन-सी उनको बस ये कि पैसे पड़े कहीं लगा दो, पैसे पड़े कहीं लगा दो। कहाँ लगाओ ये किसी को एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता। और आज की डेट में मैं बहुत लोगों को स्ट्रगल करते देख रहा हूँ कि पैसे को पहले कमाना, फिर उसके बाद घर पे आके लैपटॉप खोल के ये फिगर आउट करना, ये जो मैंने कमाया अब इसको लगाऊँ कहाँ? हुँ। क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊँगा तो मैं अगले साल 7-8% से गरीब हो जाऊँगा। और ये भी एक यहाँ पे मैं बात कहना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन जो हमें महँगाई की दर है, वो 7% दिखाई जाती है या 4% पेपर पे होती है, लेकिन उसके अंदर जो बास्केट्स होती हैं, वो बास्केट ऑफ गुड्स जो होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं उन गुड्स से जिन पे इन्फ्लेशन जो हमारी आपकी लाइफ में बहुत कॉमन होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन उस बास्केट का पार्ट नहीं होता। अब एजुकेशन वैसे मार्केट में देखें तो आप उसमें डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। एयर ट्रैवल ले लीजिए, टूरिज़्म ले लीजिए, ब्रांडेड कपड़े ले लीजिए, ब्रांडेड जूता-चप्पल ले लीजिए। कुछ ऐसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ले लीजिए। ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। तो एज़ अ मिडल क्लास सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिडल क्लास को इन्फ्लेशन का पड़ता है। और मिडल क्लास जब एफडी कराती है 6% पे 7% पे, तो उसको लग रहा होता है कि वो इस महंगाई की दर को कैचअप कर लेगी। बट अल्टीमेटली जब रिटर्न्स आते हैं तो उसको लगता है कि यार ये कैचअप तो नहीं हो पा रहा है, मैं तो आई एम स्टिल नॉट एबल टू अफोर्ड थिंग्स बिकॉज
वो ये फिगर आउट कर ही नहीं पाता कि इन्फ्लेशन उसकी कैटेगरी में जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो वो अपने हेल्थ और इन सब पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखता है, तो वो फिगर आउट कर ही नहीं पाता है कि वो कैसे इन्फ्लेशन को मीट आउट करे। और यही चीज़ है कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये पुश करता है रिस्की बेट्स लेने में। इसीलिए लोग स्मॉल कैप्स, पोंज़ी स्कीम्स, छोटे-छोटे, जैसे हमारे क्रिप्टो में कहते हैं कि लो कैप, स्मॉल कैप क्रिप्टो, मीम कॉइन्स, इनकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसको ये एक स्ट्रेस है कि अगर उसको इन्फ्लेशन को मीट आउट करना है तो उसके लिए उसको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। कैसी एक दयनीय स्थिति है कि पहले कमाओ, कमाने के बाद उस पैसे के बारे में आप सोचो, और अब आपको कमाना भी है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फार्मा इंडस्ट्री में हो, डज़न्ट मैटर, यू हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट इफ यू वांट टू सर्वाइव। इन्फ्लेशन ने इंसानियत को उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है।